हेलो स्टूडेंट्स, रेडी फॉर क्विक रिवीजन ऑफ गवर्नमेंट बजट। जो गवर्नमेंट बजट है वी विल डिस्कस सेंट्रल बजट के बारे में डिस्कस करेंगे। लोकल लेवल पे भी बजट प्रिपेयर होता है और स्टेट लेवल पे भी। हमने डिस्कस करना है सेंट्रल बजट, सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट को डिस्कस करेंगे और इट इज आल्सो नोन एज यूनियन बजट। ठीक है, और ये बजट होता क्या है? बजट यानी कि बजट एक एस्टिमेशन है, एस्टिमेशन है जो गवर्नमेंट के रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर का। रिसीप्ट्स यानी कि गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ से इनकम आनी है, यानी कि कहाँ कहाँ से उसका सोर्स ऑफ इनकम हो रहा है और कहाँ पे उसने एक्सपेंडिचर करना है। ये सिर्फ एक मतलब एस्टिमेशन है, नॉट एक्चुअल। क्लियर? एस्टिमेशन है गवर्नमेंट की रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर का। ठीक है, ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर यानी कि जो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जिसका टाइम पीरियड है। जैसे ये 2025 है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होके मार्च 26 तक ये फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है, और इसको आप फिजिकल ईयर भी बोलते हो, फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हो। जो गवर्नमेंट का बजट है इसको बजटरी पॉलिसी भी कहा जाता है और ये 1 फेब में फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा पार्लियामेंट में अनाउंस किया जाता है। क्लियर? और बजट को समझने से पहले आपको दो वर्ड बार बार आएंगे, लाइबिलिटी एंड एसेट्स। हम बार बार यूज करेंगे, क्रिएट लाइबिलिटी, रिडक्शन इन लाइबिलिटी, क्रिएट एसेट्स। ठीक है, तो लाइबिलिटी होता क्या है? सबसे पहले लाइबिलिटी देखो, अगर मैंने किसी से पैसा बोरो किया है, मैंने किसी से पैसा लिया है, ठीक है, अपने लेवल पे बात करते हैं, गवर्नमेंट की मैं भी बताती हूँ आपके बारे में आपको। यानी कि मैंने किसी से पैसा लोन लिया है तो वो मेरी एक लाइबिलिटी है। ठीक है, लाइबिलिटी है, मैंने उसको वापस देना है, यानी कि मेरी क्रिएट लाइबिलिटी हो रही है। अगर मैं उसको कुछ पैसा वापस कर देती हूँ आफ्टर सम टाइम तो मेरी रिडक्शन इन लाइबिलिटी हो रही है। क्लियर? ऐसे ही अगर मैं कोई प्रॉपर्टी को कोई नई चीज़ परचेज कर रही हूँ, ठीक है, तो मेरे एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं। हाँ, ठीक है, मेरी संपत्ति इंक्रीज हो रही है। और अगर ये मैं कुछ अपने कोई प्रॉपर्टी को बेच देती हूँ, ठीक है, तो मेरे एसेट्स में रिडक्शन होगी। क्लियर? आपको लाइबिलिटी और एसेट्स ये टर्म बार बार आने हैं, क्रिएट और रिडक्शन। ठीक है, तो आपके जो गवर्नमेंट बजट है इसके आपके पास 2 कंपोनेंट है, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। ठीक है, रेवेन्यू बजट के अंदर हमने उसकी रेवेन्यू रिसीप्ट्स कि गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ से रेवेन्यू रिसीप्ट्स आनी है और उसने कहाँ पे उसको एक्सपेंडिचर करना है। ठीक है, और ऐसे ही कैपिटल बजट में भी हमने कैपिटल रिसीप्ट्स कि कहाँ कहाँ से गवर्नमेंट को कैपिटल रिसीप्ट्स आनी है और कहाँ पे गवर्नमेंट ने उसको एक्सपेंडिचर करना है, इसके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, तो फिर एक बातें क्लियर कट अपने माइंड में मतलब ध्यान रखो कि जो रेवेन्यू बजट है जो गवर्नमेंट का, यानी कि उसके आगे 2 कंपोनेंट है, रेवेन्यू रिसीप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ये आपको याद रखना है कि रेवेन्यू रिसीप्ट्स की जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आ रहा है, आगे फिर उसके 2 सोर्सेज हैं, टैक्स रेवेन्यू, टैक्स से भी गवर्नमेंट को इनकम हो रही है जो उसका मेजर सोर्स है, और नॉन टैक्स रेवेन्यू जो टैक्स के अलावा और कहीं से गवर्नमेंट को पैसा आ रहा है, दैट इज नॉन टैक्स रेवेन्यू। और आपने ये बात याद रखनी है कि जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीप्ट्स हैं, यानी कि अगर गवर्नमेंट को, जैसे हमारी इनकम है, हमारी इनकम में गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, हम उसको टैक्स पे करते हैं, कंपल्सरी पेमेंट है। ठीक है, गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीप्ट्स है, और रेवेन्यू रिसीप्ट्स जो गवर्नमेंट की है वो नीदर क्रिएट लाइबिलिटी, गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी नहीं है। यानी कि मैंने गवर्नमेंट को अगर इनकम टैक्स दिया है तो गवर्नमेंट ने मेरे को उसी समय उसके बदले में कुछ नहीं देना। ठीक है, इनडायरेक्ट वे इकोनॉमी भी खर्च होना है। तो जैसे हम मार्केट में जाते हैं, कोई पैसा दिया, कोई चीज़ परचेज की, ऐसा नहीं है, वन साइडेड है ये रेवेन्यू रिसीप्ट्स, यानी कि नीदर क्रिएट लाइबिलिटी, ये गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी नहीं क्रिएट कर रहे। ठीक है, और नॉट काज रिडक्शन इन एसेट्स, और गवर्नमेंट के अगर पास पैसा आ रहा है तो गवर्नमेंट के कोई एसेट रिडक्शन नहीं हुए, यानी कि गवर्नमेंट ने कुछ सेल नहीं किया, अपना कुछ बेचा नहीं है, तो जिससे गवर्नमेंट को पैसा मिला। रेवेन्यू रिसीप्ट्स नीदर क्रिएट लाइबिलिटी नॉर काज रिडक्शन इन एसेट्स। और जो रेवेन्यू रिसीप्ट्स हैं, रेवेन्यू रिसीप्ट्स है यानी कि नॉन रिडीमेबल है, यानी कि मुझे क्लेम नहीं कर सकते कि हाँ जी मेरा पैसा वापस दो। ठीक है, और ये रेकरिंग एंड रेगुलर, ये गवर्नमेंट को अक्सर मतलब
होती रहती हैं रिसीप्ट्स, रेगुलर एंड रेकरिंग इन नेचर। क्लियर। टैक्स रेवेन्यू यानी कि मेरी इनकम है उस पर टैक्स लगाया गवर्नमेंट ने। कॉर्पोरेट टैक्स है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, उनकी जो इनकम पे टैक्स लगाओ। एक वेल्थ टैक्स जिसको आप रिप्लेस कर दिया गया बाय सरचार्ज टैक्स, इसकी लिमिट्स इंक्रीज कर दी है। जैसे ये डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है यानी कि जो हमारी इनकम पे लगते हैं और हमें ही पे करने पड़ते हैं, ठीक है, पर्सन को, इंडिविजुअल, कंपनी के इनकम पे लगे, और इसका इम्पैक्ट एंड इंसिडेंट सेम पर्सन पे है, यानी कि हम इसको शिफ्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे ही जो इनडायरेक्ट टैक्सेस आ रहे हैं, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसके अंदर सेल्स सर्विस टैक्स, वैट, एक्साइज ड्यूटी, ये सब जीएसटी के अंदर इंक्लूडेड है। कस्टम ड्यूटी जो इंपोर्ट पे लगती है, दीज आर जैसे एग्जांपल्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, और ये आपके पास आ रहे हैं डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, ये मतलब अब आपके पास आ रहे हैं डायरेक्ट टैक्सेस, ये प्रोग्रेसिव होते हैं, प्रोग्रेसिव इन नेचर है। प्रोग्रेसिव क्या होते हैं? मोर इनकम मोर टैक्स। अगर आपने इक्वालिटी इकोनॉमी में क्रिएट करनी है तो मोर इनकम मोर टैक्स, प्रोग्रेसिव। एक होता है रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव यानी कि मोर इनकम है लेस टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। और लेस इनकम है तो मोर टैक्स, वो पूरर के लिए नॉट गुड। रिग्रेसिव टैक्सेस, उसका बर्डन पूरर पे ज़्यादा पड़ता है, क्लियर। और ये जो डायरेक्ट टैक्स है ये तो लग गया इनकम पे लगता है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस गुड्स के ऊपर अप्लाई होता है। और दूसरा जो डायरेक्ट टैक्सेस है, इसका जो एरिया आपके पास आ रहा है, मतलब ये आ रहा है आपके पास, इसकी जो है लिमिटेड सा होता है, ठीक है, लिमिटेड एरिया है। और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है ये वाइड एरिया कवर करते हैं, क्लियर। ये आपके पास गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीप्ट्स है कि कहाँ से गवर्नमेंट को रेवेन्यू आएगा, इन द फॉर्म ऑफ, ये टैक्स रेवेन्यू है, कहाँ से गवर्नमेंट को टैक्स मतलब रेवेन्यू आ रहा है, रिसीप्ट्स कहाँ से प्राप्त हो रही हैं। और दूसरी आ रही है गवर्नमेंट को नॉन टैक्स रेवेन्यू। रेवेन्यू रिसीप्ट्स के दो पार्ट है ना, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू यानी कि इंटरेस्ट, गवर्नमेंट ने कोई लोन दिया है उसको वहाँ पे इंटरेस्ट मिल रहा है, गवर्नमेंट ने कहीं अपना पैसा जैसे इन्वेस्ट किया होता है तो वहाँ से उसको प्रॉफिट आ रहा है। फीस, हम कोई लाइसेंस फीस, कोई रजिस्ट्रेशन फीस करवाते हैं, गवर्नमेंट को पेमेंट आती है। फाइन है, कोई रूल्स वगैरह रेगुलेशन फॉलो नहीं करते तो फाइन, ठीक है ना, चालान देना पड़ता है हमें। गवर्नमेंट ने कोई स्पेशल असेसमेंट किए, कोई फैसिलिटीज दी किसी एरिया में, प्रॉपर्टी के रेट इंक्रीज हुए तो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। फोर फीचर्स, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं फॉलो की तो फोर फीचर्स हो गए। लाइसेंस फीस, लाइसेंस कोई अप्लाई करते हैं तो हमें फीस पे करते हैं। एस्टीट यानी कि किसी का कोई लीगल हेयर नहीं है तो उसको वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट अपने में, मतलब उसको गवर्नमेंट उसकी प्रॉपर्टी ले लेती है। यानी कि ये सारी गवर्नमेंट की नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट्स हैं, ठीक है। यानी कि गवर्नमेंट की रिसीप्ट्स तो होगी रेवेन्यू टैक्स रिसीप्ट, नॉन टैक्स रिसीप्ट्स, क्लियर। और ये जो टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट्स हैं, गवर्नमेंट की नीदर क्रिएट लाइबिलिटी, गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी नहीं है, ना ही काज एनी रिडक्शन इन एसेट्स, क्लियर। ऐसे ही आपके पास आएंगे रेवेन्यू रिसीप्ट्स के बाद हम डिस्कस करते हैं कैपिटल रिसीप्ट्स। पहले रिसीप्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। कैपिटल रिसीप्ट्स यानी कि गवर्नमेंट ने कैपिटल रिसीप्ट्स, यानी कि ये कैपिटल रिसीप्ट्स क्या है, ये लाइबिलिटी क्रिएट करती हैं, ठीक है, लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे और यहाँ इनमें रिडक्शन इन एसेट्स होगा। अगर गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है तो गवर्नमेंट ने वो वापस देना है, लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं, ठीक है। यहाँ रिडक्शन इन एसेट्स हो रहा है, उसकी प्रॉपर्टी को कोई सेल करके, मतलब अपना सेल करने के बाद उसको वो पैसा मिल रहा है, ठीक है। कैपिटल रिसीप्ट्स यानी कि क्रिएट लाइबिलिटी और रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट, इसमें से एक चीज़ होनी ही होनी है। यानी कि कौन कौन सी कैपिटल रिसीप्ट्स आ रही हैं? बोरोइंग, गवर्नमेंट कई बार खर्चे उसके, मतलब कई बार गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ता है पैसा, ठीक है, गवर्नमेंट ने पैसा बोरो किया है तो उसको वो वापस भी करना है, लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। रिकवरी ऑफ लोन है, गवर्नमेंट ने अपना पैसा लोन दिया हुआ है तो वो वापस ले लेती है, तो उससे उसे रिकवरी ऑफ लोन यानी कि एसेट्स कम हो रहे हैं, ठीक है। अदर रिसीप्ट्स, गवर्नमेंट के अदर रिसीप्ट्स, जैसे कोई डिसइन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट जो अपनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के शेयर है उसको डिसइन्वेस्ट कर देती है, तो गवर्नमेंट के पास पैसा आया, पर कहाँ से आया? अपने एसेट्स को बेच के, ठीक है। यानी कि इससे एसेट्स इन रिडक्शन हुई, पैसा तो आ गया गवर्नमेंट के पास पर एसेट्स में रिडक्शन हुई। ऐसे ही स्मॉल सेविंग है, स्मॉल सेविंग हम KVP NSE परचेज करते हैं तो हमें पेपर मिलता है हमारा पैसे उसके अगेंस्ट, ठीक है ना, तो वो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी है, उसको हमें वो वापस देना है, ठीक है। यानी कि जो कैपिटल रिसीप्ट्स हैं गवर्नमेंट की इधर क्रिएट लाइबिलिटी, या तो उसकी वो लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे या काज रिडक्शन इन एसेट्स, क्लियर आपके पास।
अब ये जो गवर्नमेंट की सीट्स है, ठीक है, रेवेन्यू सीट्स पहले हम डिस्कस किया। अब गवर्नमेंट ने इसको खर्च भी तो करना है, ठीक है, अपनी पॉकेट में तो डाल लेनी है, उसने खर्च भी करना है। फिर आ रहा है आपके पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट अब एक्सपेंडिचर करती है, गवर्नमेंट पेपर जैसे कोई पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट देनी है, ठीक है ना, जो उसे लोन लिया उस पर जो इंटरेस्ट पे करना है, जो सैलरीज है, ठीक है, सैलरीज उसके जो एम्प्लॉय है सैलरीज है, पेंशन देनी है, कोई डिफेंस पे खर्चा करना है, कोई सब्सिडीज किसी को रेट सब्सिडीज मतलब प्रोवाइड करनी है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्चा करना है, ये गवर्नमेंट के सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आते हैं, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लान भी होता है और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर भी होता है। प्लान जो हम 5 ईयर प्लानिंग में करते हैं कि हमने इतना खर्चा यहाँ पे करना है, इतना खर्चा यहाँ पे करना है, दैट इज प्लान। और जो वैसे नॉन प्लान यानी कि जो रेगुलर रूटीन में होता रहता है विदाउट प्लानिंग, दैट इज नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, ठीक है। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर की कौन कौन सी एग्जांपल अब आपको क्लियर पूछा जाएगा पेपर में, क्लियर कट, कोई भी रिसीप्ट्स है, किस टाइप की रिसीप्ट्स है, क्यों है, एक्सपेंडिचर है तो कहाँ, मतलब कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, ये आपको काफ़ी मतलब एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन की काफ़ी वेटेज रहेगी इसमें, ठीक है, आपको क्लियर कट कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। ये नॉन प्लान एक्सपेंडिचर आ गया आपके पास। और इसी एक्सपेंडिचर को ये कई बार डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर भी बोल देते हैं। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर यानी कि जिससे इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज की फ्लो हो रहा है, ठीक है, और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो मतलब इनडायरेक्ट वे में मतलब आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ में हेल्पफुल है, जैसे कोई डिफेंस पे, अगर जस्टिस पे, लॉ ऑर्डर पे अगर गवर्नमेंट खर्च कर रही है तो इनडायरेक्ट वे में इकोनॉमी अगर पीसफुल माहौल है तो आप ग्रो तो करोगे ही ना, ठीक है, दैट इज नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। अब क्लियर आपके पास रेवेन्यू रिसीप्ट्स में आपने रेवेन्यू रिसीप्ट्स भी डिस्कस कर ली, और गवर्नमेंट की कैपिटल, ठीक है, ये गवर्नमेंट को वापस करनी है या इससे उसकी रिडक्शन इन एसेट्स हो रहा है, क्लियर। और आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू रिसीप्ट्स को उसने कहाँ कैच करना है, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आपके पास आ रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट के पास जो कैपिटल रिसीप्ट्स आई थी ये उसने कहाँ खर्च करनी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर करती है गवर्नमेंट तो उससे एसेट्स क्रिएट हो गए, एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं, यानी कि कंस्ट्रक्शन है, कोई फैक्ट्रीज है, हॉस्पिटल्स, रोड्स हैं, अगर गवर्नमेंट यहाँ पे पैसा अपना खर्च कर रही है दैट मींस कंस्ट्रक्शन में कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है तो उसके क्रिएट एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं। दूसरा, गवर्नमेंट अगर रीपेमेंट ऑफ बोरिंग, गवर्नमेंट ने जो बोरो किया हुआ पैसा अगर वो वापस रीपेमेंट कर देती है तो उसके रिडक्शन इन लायबिलिटी भी हो रही है, ये ठीक है ना, यानी कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये यहाँ तो इधर क्रिएट एसेट्स और आपके ठीक है एसेट्स क्रिएट करेगा या रिडक्शन इन लायबिलिटी, इसमें से कुछ ना कुछ होगा ही होगा, ठीक है, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। और इनके बारे में आपके पास अब कुछ बातें एक तो और है, कुछ पब्लिक गुड्स, जैसे पब्लिक गुड्स है, प्राइवेट गुड्स होती हैं, प्राइवेट गुड ठीक है मैंने पेमेंट की और मैंने उसको यूज़ किया, ठीक है ना, और एक होती है पब्लिक गुड्स, जैसे गवर्नमेंट के द्वारा जो पार्क्स हैं, रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, जो पब्लिक गुड्स आर कलेक्टिव कंजम्पशन गुड्स हैं, कलेक्टिवली कंज्यूम की जाती हैं पब्लिक गुड्स, ठीक है। और पब्लिक गुड्स आर नॉन एक्सक्लूडेबल, ये एक्सक्लूडेबल है यानी कि हमें कोई रोक नहीं सकता यूज करने से। एंड नॉन राइवलरस, नॉन राइवलरस मतलब अगर मैं मान लीजिए पार्क में जाके जा रही हूँ या कोई और पर्सन भी पार्क में आके कर रहा है एंजॉय मतलब वॉकिंग कर रहा है तो मैं किसी के बेनिफिट को कम नहीं कर रही, ठीक है, यानी कि सबको इक्वल बेनिफिट मिल रहा है, मतलब मेरे पार्क में जाने से किसी दूसरे के जो उसको प्रॉफिट है वो कम नहीं हो रहा, ठीक है, यानी कि जो पब्लिक गुड्स आर कलेक्टिव कंजम्पशन गुड्स हैं एंड नॉन एक्सक्लूडेबल है एंड नॉन राइवलरस है, क्लियर। नाउ वी विल डिस्कस ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। पीछे हमने अभी कंपोनेंट डिस्कस किए थे। ऑब्जेक्टिव क्या है बजटरी पॉलिसी के, पहला तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि हमारे रिसोर्सेज कम है तो उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना। अगर गवर्नमेंट को लग रहा है कि कोई रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, प्रोडक्शन में यूज़ नहीं हो रहे, तो गवर्नमेंट उस सेक्टर की प्रोडक्शन के लिए उनको सब्सिडीज, अगर इकॉनमी के लिए बेनिफिट है, यूजफुल है, तो उन सेक्टर्स की प्रोडक्शन के लिए सब्सिडीज प्रोवाइड करेगी, टैक्स कंसेशन देगी, ठीक है। और जो हार्मफुल प्रोडक्शन गुड्स की, अगर प्रोडक्शन लग्जरी गुड्स की ज़्यादा हो रही है तो वहाँ ज़्यादा टैक्सेस इम्प्लाई करके उसको डिस्करेज करेगी, क्लियर। उसको एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्लियर। हार्मफुल प्रोडक्शन की प्रोडक्शन ज़्यादा है तो उसको वो हाई रेट ऑफ टैक्स से डिस्करेज करेगी, क्लियर। फिर दूसरा, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ, इनकम में भी रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी कैसे करेगी, जैसे कि जो हाई रिच सेक्शन है उस पर मोर टैक्सेस लगा के, प्रोग्रेसिव टैक्सेस,
और जो पूरे सेक्शन है उसको सब्सिडीज प्रोवाइड करके तो वो रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी कर सकती है। जीडीपी ग्रोथ, इकोनॉमी की ग्रोथ रेट को इंक्रीज करना, गुड्स की प्रोडक्शन को, कुछ सेक्टर यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर इनिशिएटिव नहीं लेते बिकॉज ऑफ प्रॉफिट नहीं है, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने काम करना है सोशल, ओवरऑल सोशल वेलफेयर के लिए, तो साथ में जीडीपी की ग्रोथ को इंक्रीज करना, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, कुछ रेलवे है, कुछ हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट, ऐसी कुछ मेट्रोज हैं, उसकी मैनेजमेंट करना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमी में ना इन्फ्लेशन अच्छी है ना डिफ्लेशन अच्छी है, इन्फ्लेशन है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी जो एक्सपेंडिचर है वो कम कर देगी, ठीक है ना, गवर्नमेंट के दो ही टूल हैं, या टैक्सेस हैं या उसका एक्सपेंडिचर है, तो अपने एक्सपेंडिचर को उसे कम कर देगी, यानी कि अगर इन्फ्लेशन है तो ये सरप्लस बजट, कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन, अगर इन्फ्लेशन है तो गवर्नमेंट क्या करती है, सरप्लस बजट अपने एक्सपेंडिचर को कम कर देती है, ठीक है। रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना, ये सारे इसके ऐसे बहुत सारे गोल्स हैं जो मेन में मैंने आपके साथ डिस्कस हमने जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कर लिए, ठीक है, क्लियर। अब आपके पास आ रहा है कि गवर्नमेंट के बजट में डेफिसिट यानी कि जो हमारे एक्सपेंडिचर है वो ग्रेटर देन रिसीप्ट से, हमारी रिसीप्ट से ज़्यादा, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट का बजट मेरा डेफिसिट होगा, सरप्लस बजट भी हो सकता है। सरप्लस बजट मतलब जब आपकी रिसीप्ट्स आर ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर, जब हमारी रिसीप्ट्स एक्सपेंडिचर से ज़्यादा सरप्लस बजट है, यानी कि बच रहा है गवर्नमेंट को, और जब ये बराबर है रिसीप्ट्स और एक्सपेंडिचर, बैलेंस्ड बजट है, ठीक है। जब हमारी और एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन रिसीप्ट्स है तो बजट डेफिसिट है, बजट घाटे में चल रहा है। तो हमारे बजट डेफिसिट में कौन कौन से हैं, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट के अंदर आप सिर्फ रेवेन्यू रिसीप्ट्स और एक्सपेंडिचर को देखोगे, ठीक है, यानी कि जब गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इज ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसीप्ट्स, शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, अपने पेपर में पूरा लिखना है, ठीक है। जब गवर्नमेंट की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसीप्ट से, दैट इज रेवेन्यू डेफिसिट, इसमें सिर्फ अपने रेवेन्यू रिसीप्ट एक्सपेंडिचर को देखना है। फिस्कल डेफिसिट मतलब जब आपके पास फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर है, आपने इसमें टोटल एक्सपेंडिचर, जब आपका टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन टोटल रिसीप्ट्स से, टोटल रिसीप्ट से जब टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है, ठीक है, इसमें आपने एक्सक्लूड कर देनी है बोरोइंग, आपको इसमें बोरोइंग को आपने एक्सक्लूड कर देना है, यानी कि सिर्फ आपने नॉन डेट जो कैपिटल या नॉन डेट रिसीप्ट्स है ना, कैपिटल रिसीप्ट उसको लेना है, ठीक है, क्लियर। यानी कि फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू जब गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन टोटल रिसीप्ट्स है, ठीक है, दैट इज, यानी कि इसमें क्या करोगे आप, उसको मैं आपने टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट्स यानी कि रेवेन्यू रिसीप्ट्स एंड कैपिटल रिसीप्ट्स, ठीक है। कैपिटल रिसीप्ट्स पे हमने बोरोइंग को एक्सक्लूड कर देना है, यानी कि नॉन डेट उसको कहा, जो दूसरी रिसीप्ट्स है आपकी डिसइन्वेस्टमेंट और रिकवरी ऑफ लोन, वो आपके पास आएगी ये नॉन डेट कैपिटल रिसीप्ट्स, उसको आपने सिर्फ इंक्लूड करना है, ठीक है, बोरोइंग को एक्सक्लूड कर दोगे, दैट इज फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट को ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट भी कहा जाता है, क्लियर। और एक बात इम्पोर्टेंट, और जरूरी नहीं कि आपके पास रेवेन्यू डेफिसिट हो, यानी कि आई मीन टू से कि फिस्कल डेफिसिट इज पॉसिबल जब आपके पास रेवेन्यू डेफिसिट नहीं है, तब भी पॉसिबल है फिस्कल डेफिसिट यानी कि कैपिटल तो ले ही रहे हो ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीप्ट्स का डिफरेंस, यानी कि फिर इन दैट केस मतलब मे भी मतलब जो फिस्कल डेफिसिट आ रहा है तो रेवेन्यू डेफिसिट आपका जरूरी नहीं है कि हमेशा वो डेफिसिट भी हो सकता है, बैलेंस भी हो सकता है, सरप्लस भी हो सकता है, क्लियर। फिर आपके पास आता है प्राइमरी डेफिसिट, और ये प्राइम जो फिस्कल डेफिसिट के बारे में एक और बात, आपने यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर समझ गए ना, टोटल दोनों रेवेन्यू और कैपिटल दोनों को लेना है, ठीक है। और फिर इसमें आपके पास जो फिस्कल डेफिसिट, कई बार जो हमारा डेफिसिट है वो हमारी बोरोइंग, उसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट बोरोइंग लेती है, तो कई बार आपको क्लियर कट फॉर्मूले में 1 मार्क्स अगर क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट में, बोरोइंग दे रखी होती है तो अपने फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग कर देनी है, बस, क्लियर, ठीक है। और कई बार आपने बजटेड डेफिसिट दे रखा होता है प्लस बोरोइंग दे रखी होती है, तो इन दैट केस अपने फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू बजटेड डेफिसिट प्लस बोरोइंग, दोनों को करना है आंसर, ठीक है। अगर अकेला बोरोइंग है तो फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग, अगर बजटरी डेफिसिट दे रखा है फिर दोनों को प्लस करना है, बजटरी डेफिसिट और बोरोइंग दोनों को प्लस करना है, अदरवाइज लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो पूरा फॉर्मूला लगेगा टोटल एक्सपेंडिचर
माइनस करके माइनस टोटल रिसीव्स, ठीक है ना। तो क्लियर। फिर आ रहा है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट आता है आपके पास फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट यानी कि फिजिकल, एक बात ध्यान रखो, जो प्राइमरी डेपोजिट है इसमें इंटरेस्ट जो पेमेंट है, मतलब जो लोन बोरो करे उसमें जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो इंक्लूडेड नहीं है, हम यहाँ पे एक्सक्लूड कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। क्लियर। प्राइमरी डेपोजिट में प्राइमरी डेपोजिट इज इक्वल टू फिजिकल डेपोजिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, और फिजिकल डेपोजिट में इंटरेस्ट इंक्लूडेड होता है। डिफरेंस में क्वेश्चन जब आएगा तो एक अलग पॉइंट बन रहा है आपके पास, मीनिंग फॉर्मूला तो दोगे, फिजिकल डेपोजिट में इंटरेस्ट इंक्लूडेड होता है, इसमें ये इंटरेस्ट एक्सक्लूड करते हैं। क्लियर। और प्राइमरी डेपोजिट इक्वल टू फिजिकल डेपोजिट, आपका जो करंट ईयर का फिजिकल डेपोजिट चल रहा है, ये इंटरेस्ट पेमेंट आपकी जो लास्ट प्रीवियस बोरोइंग है, अपने लोन लिया उसका इंटरेस्ट पेमेंट है प्रीवियस, ठीक है। अगर यानी कि आप प्राइमरी डेपोजिट माइनस फिजिकल डेपोजिट, ठीक है ना, प्राइम इधर आ गया, प्राइमरी डेपोजिट को माइनस फिजिकल डेपोजिट करोगे तो दैट इज इंटरेस्ट पेमेंट, आपको इंटरेस्ट पेमेंट यू कैन कैलकुलेट किया, पूछे जाते हैं इंटरेस्ट पेमेंट करो तो प्राइमरी डेपोजिट माइनस फिजिकल डेपोजिट, ठीक है। तो तब आपको पता लग जाता है कि अगर आपके पास ये प्राइमरी डेपोजिट अगर लो है, अगर जीरो है, ठीक है, तो इट मीन्स जो भी आपने वो बोरो किया है तो सिर्फ आपने पुराने जो आपके पास लोन था उसकी इंटरेस्ट की पेमेंट करने के लिए आपको बोरो करना पड़ा, ठीक है। अगर आपके पास प्राइमरी डेपोजिट जीरो या लो आ रहा है तो इसमें जो आपने बोरो किया है तो दैट इज टू मतलब पेडी पेमेंट ऑफ, जो आपने पेमेंट करनी है इंटरेस्ट ऑन पास्ट लोन। क्लियर। तो फिर आपके पास ये जो आ रहा है आपके पास प्राइमरी डेपोजिट, वो कई बार ऐसे टर्म ऐसे भी यूज कर लेता है, ग्रॉस प्राइमरी डेपोजिट। ग्रॉस प्राइमरी डेपोजिट इज इक्वल टू ग्रॉस फिजिकल डेपोजिट, अगर इस टाइप में आपको न्यूमेरिकल में फिगर दे रखा है, माइनस नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी, माइनस नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी। और नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी क्या है, इंटरेस्ट पेमेंट माइनस इंटरेस्ट रिसीव जो गवर्नमेंट के द्वारा होता है, दैट इज क्लियर। ओके भाई, छोटे छोटे क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं कि क्या हमेशा कि प्राइमरी डेपोजिट इज द रूट काज ऑफ फिजिकल डेपोजिट, क्या जो प्राइमरी डेपोजिट है रूट काज है? हाँ जी, रूट काज है, बिकॉज क्यों? क्योंकि जो इंटरेस्ट हम ले रहे हैं, इंटरेस्ट पे करने के लिए लोन ले रहे हैं, और इंटरेस्ट डे बाय डे नेचुरली इंक्रीज होता रहता है, ठीक है। तो इसलिए उसका बेटर ये है कि जल्दी से जल्दी हम अपना जो लोन है उसको रीपे कर दिया जाए, ठीक है, क्लियर। तो फिर क्वेश्चन ये ऐसे भी पूछे जाते हैं कि क्या डज पब्लिक डेट इम्पोज ए बर्डन, क्या ये जो पब्लिक डेट है हमेशा बर्डन इम्पोज करता है? तो बर्डन तब है जब आप इसको मतलब प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर रहे, अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में खर्च कर रहे हो, ठीक है। और बर्डन है आपको पब्लिक डेट को रीडिंग पूरा उसको पब्लिक डेट को उतारने के लिए गवर्नमेंट टैक्सेस ज़्यादा लगा देती है, उस केसेस में आपके पास ये बर्डन है। अदरवाइज अगर पब्लिक डेट को ये वो प्रोडक्टिव एक्टिविटी में यूज़ कर रही है, जैसे इकॉनमी में गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन हो रही है, तो इन दैट केस वो बर्डन नहीं है कि ऑलवेज, मतलब हम ये नहीं कह सकते पब्लिक डेट इट इज ए बर्डन, क्लियर। और कुछ ऐसा क्वेश्चन आया था कि फिजिकल डेफिसिट है, तो कि क्या फिजिकल डेफिसिट हमेशा इन्फ्लेशनरी गैप को बताता है? कहते हैं ठीक है, यूरी नहीं कि फिजिकल डेफिसिट इन्फ्लेशन ही हमेशा, अगर बोरोइंग वही बोरो अगर हम कर रहे हैं, अगर हम बोरोइंग को पूरा करने के लिए वही गवर्नमेंट टैक्सेस ज़्यादा लगा रही है, ठीक है, बोरोइंग के लिए न्यू करेंसी इशू कर रही है, और प्लस बोरिंग जो कर रही है वो अनप्रोडक्टिव कामों के लिए कर रही है, इन दैट केस वो हमेशा इन्फ्लेशनरी होगा। अदरवाइज अगर प्रोडक्टिव वे में यूज़ कर रहे हो तो इन दैट केस नहीं। क्लियर। ये था आपके पास क्विक रिवीजन ऑफ गवर्नमेंट बजट एंड वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर।